हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे अध्याय 4। तो उसमें पढ़ाएंगे धारा परपथ एवं किरचॉफ के नियम। इसमें है ये अध्याय 4 का नाम क्या है, धारा परपथ एवं किरचॉफ के नियम। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी धारा परपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी धारा परपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाती है। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसकी दूसरी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत सेल कहलाती है। अब वैद्युत सेल होता क्या है इसको देख लो। इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं जो किसी विलयन में डूबी रहती हैं। किस में डूबी रहती हैं? जो किसी विलयन में डूबी रहती हैं। ये विलयन है जो किसी विलयन में डूबी रहती है। इस विलयन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय। ये विलयन क्या कहलाता है? विद्युत अपघटय कहलाता है। विद्युत अपघटय ये विलयन क्या कहलाता है? विद्युत अपघटय कहलाता है। और जैसे ही ये प्लेटें इस विलयन में डुबाई जाती है, इस विद्युत अपघटय में डुबाई जाती हैं, तो एक प्लेट कैसी हो जाती है? धनावेशित। और एक प्लेट कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। जो प्लेट धनावेशित होती है इसको क्या कहते हैं? एनोड। और जो ऋणावेशित होती है इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसे बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये हुआ वैद्युत सेल। इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, अलग अलग धातुओं की दो प्लेटें होती हैं जो किसी विलयन में डुबाई जाती है। इस विलयन को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटय कहते हैं। और धन प्लेट जैसे ही इसमें डुबाई जाती हैं तो इस पर अलग अलग, एक धनावेशित हो जाती है और एक कैसी हो जाती है? ऋणावेशित प्लेट हो जाती है। तो धनावेशित प्लेट को क्या कहते हैं? एनोड। और ऋणावेशित प्लेट को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इसका संकेत देख लो, सेल का प्रतीक। तो इतनी बड़ी तो सेल, जैसे कोई परपथ है तो उसमें इतनी बड़ी सेल तो लगाएंगे नहीं। जैसे कोई परपथ बना रहे हैं तो उसमें इतना बड़ा तो सेल दिखाएंगे नहीं। तो इसका प्रतीक होता है इस तरीके से। तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये किसको? धनावेशित प्लेट को निरूपित करती है। और ये किसको करती है? ऋणावेशित प्लेट को निरूपित करती है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। किसी परपथ में हम बनाएंगे तो इस प्रतीक के द्वारा इसको दर्शाएंगे। अब जैसे ये सेल है तो इसमें धारा कैसे बहती है? जैसे सेल है, जैसे ही हम किसी परपथ को पूरा करते हैं, मान लो ये सेल है, ये प्रतीक हो गया। अब इसमें देखो ये सेल है, ये परपथ जैसे ही पूरा करेंगे, ये कोई प्रतिरोध है, ये जैसे ही पूरा होगा, ये आर प्रतिरोध है, जैसे ही पूरा होगा तो इस सेल के सिरों के बीच क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। जब विभवांतर उत्पन्न होगा इसी के कारण इसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है और वैद्युत धारा बहने लगती है। लेकिन जो परपथ में धारा किधर बहती है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। इस बाह्य परपथ में धारा किधर बहेगी? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। लेकिन सेल के घोल के अंदर धारा किधर बहती है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो ये समझ में आ रहा है। जब सेल को किसी बाह्य परपथ से जोड़ते हैं तो सेल के बाहर धारा किधर बहती है? बाह्य परपथ में धारा किधर बहती है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ये है तो धन से किधर बहती है? इधर बहती है। धारा किधर बहती है? इधर। लेकिन घोल के अंदर धारा किधर बहती है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। किधर बहती है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, नंबर 1 डाल के। नंबर 1 डाल लो। बाह्य परपथ में धारा, बाह्य परपथ में धारा धन प्लेट से
धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, ऋण प्लेट की ओर बहती है। बाय पर्पस में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। दूसरा नंबर लिख लो, घोल में, सेल के घोल में धारा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, तो ये हुआ सेल। अब सेलों के प्रकार, सेल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक सेल। एक कौन सी होती है? प्राथमिक सेल। एक होती है प्राइमरी सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होती है? वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देती हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, वे सेल क्या कहलाती हैं? प्राथमिक सेल कहलाती हैं। तो प्राथमिक सेल, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाती हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को किससे बदल देती हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। दूसरा लिख लो, बदल देती हैं। और दूसरा है इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, और इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे तीसरे में लिख लो, जैसे डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल, तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब आया द्वितीयक सेलें क्या होती हैं? इसको देख लो। तो इन सेलों को सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित किया जाता है। वे सेलें जिनमें सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसी सेलों को क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो एक बार फिर देख लो, ऐसी सेलें या वे सेलें जिनको सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित किया जाता है, ऐसी सेलें जिनको पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सी सेलें कहलाती हैं? द्वितीयक सेलें कहलाती हैं। द्वितीयक सेलें जैसे सीसा संचायक सेल, तो इसमें पहले लिख लो, इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरे पॉइंट में लिख लो, और रासायनिक ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को
वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और तीसरे में डाल लो, जैसे सीसा संचायक सेल, और इसको चार्ज किया जा सकता है। चौथा लिख लो, इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो ये समझ में आएगा। द्वितीयक सेलें, द्वितीयक सेलें क्या होती हैं? इनमें पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सही है। पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे सीसा संचायक सेल, इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इन्हें दोबारा चार्ज, प्राथमिक सेलों को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसको उतार लो। अब देखो आगे, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। जैसे ये कोई सेल है, जैसे ये कोई सेल है, सेल को किसी बाह्य पर्पज से जोड़ दिया, ये बाह्य प्रतिरोध आ रहे हैं, और ये विद्युत वाहक बल E है। तो धारा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर बहती है, ये है। तो जब हम किसी सेल को किसी पर्पज से जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह करने के लिए सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। आवेश का प्रवाह, परपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य ही क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जैसे इसको किससे निरूपित करते हैं? इसको किससे निरूपित करते हैं? ई से। इसे ई से निरूपित करते हैं, इसे ई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? ई से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? ई से निरूपित करते हैं। तो Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य कितना है? एक अंक वो Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? W है। तब यहाँ पर लिखे, चूँकि Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? इतना है। इसलिए एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हुआ? W/Q। इसको ही क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो E बराबर क्या हुआ? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हुआ? W/Q। E बराबर क्या हुआ? W/Q। इसकी परिभाषा लिखने के लिए यदि क्या है? एकांक आवेश Q बराबर क्या मान लो? 1 कूलम। तब E किसके बराबर होगा? E बराबर होगा W। E बराबर क्या हुआ? W। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो।
एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, एक बार और देख लो। एकांक, यहीं से एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको ई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक देख लो, इसका मात्रक क्या हुआ यहाँ से, जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलम। इसको ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये देखो सेल का विद्युत वाहक बल है। जैसे कहीं बल हो तो मात्रक लिख देते हैं, इसका क्या है, न्यूटन है। मात्रक क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं, लेकिन न्यूटन नहीं है, क्या है इसका विद्युत वाहक बल, जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। यह एक अदिश राशि है, मात्रक हो गया। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये बल जुड़ा हुआ है तो जोड़ दो, बल सदिश होती है तो ये भी सदिश होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो कार्य है, कार्य किया जाता है। एकांक आवेश को प्रभावित करने में जो कार्य किया जाता है, कार्य कैसी अदिश राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। इसका विमा क्या हुआ, विमा, इसका विमा देख लो। तो ई बराबर क्या हुआ, W/Q, ई बराबर W/Q। तो Q W/IT, Q बराबर क्या होता है, IT के बराबर होता है। अब इसको यहाँ देख लो, तो विमा कितना हुआ, इसका विमा हुआ, W का विमा क्या होता है, mL/2 T/-2, और I का विमा A और T का विमा T। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL/2 T/-3 और A/-1, ये हुआ। इसका विमा कितना हुआ, तो इसका मात्रा क्या हुआ है, परिभाषा देख लो। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रा जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विमा इसका ये होता है mL/2 T/-3 इंटू A/-1 होता है। अब आगे देख लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध डाल लो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल होती है, ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये धन प्लेट है, और ये कैसी है, रेड प्लेट है। ये इसका विलयन है। ये क्या भरा हुआ है, इसमें विलयन भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य, ये है। अब यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी सेल को परपथ से जोड़ते हैं तो बाय परपथ में धारा धन प्लेट से रेड प्लेट की ओर बहती है, लेकिन घोल के अंदर धारा रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का घोल, इसकी परिभाषा लिखना हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेल का घोल धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं, इससे R से निरूपित करते हैं, इससे R से निरूपित करते हैं, स्मॉल r से निरूपित
करते हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। अब हेडिंग डाल लो, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, तो इसमें लिख लो नंबर एक क्या है? ये है, यह प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर निर्भर करता है। यह प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता, अर्थात आर दूरी ऐसे लिख लो, एक ही बार में हो जाएगा। यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अब एक ही लाइन में हो जाएगा, अर्थात आर समानुपाती डी। यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती डी। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और बीच की दूरी घटाई जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। दूसरी स्थिति है, दूसरी निर्भरता यह है विलयन में यह प्लेटों के क्षेत्रफल के विलयन में यह प्लेटों के क्षेत्रफल का विलयन में डूबे हुए, यह प्लेटों के क्षेत्रफल का विलयन में डूबे हुए भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्लेटों के क्षेत्रफल का विलयन में डूबे हुए भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती 1/a। ये क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, प्लेटों का डूबा हुआ क्षेत्रफल है। तो जितना क्षेत्रफल अधिक डूबा होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, और इसका मान अगर कम होगा, इस विलयन में डूबा हुआ भाग कितना होगा? कम होगा तो प्रतिरोध का मान कैसा होगा? अधिक होगा। तीसरा यह है विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यह विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता के अनुपात। सांद्रता ये तो केमिस्ट्री का शब्द है, ये कहाँ फिजिक्स में कहाँ से आ गया सांद्रता? तो सांद्रता का मतलब होता गाढ़ा। विलयन, तो ये जो विलयन है जितना गाढ़ा रहेगा, प्रतिरोध का मान कैसा होगा? उतना ही अधिक होगा। अगर ये पतला रहेगा तो प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। तो ये हुआ और एक देख लो, तो ये समझ में आ गया आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ? सेल का घोल धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। यह 3 बातों पर निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्लेटों के डूबे हुए डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के, यहाँ पर लिख सकते हो डूबे क्षेत्रफल लिखा है इधर। यह प्लेटों के क्षेत्रफल का विलयन में डूबे हुए भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देख लो। अब देखो,
अगली हेडिंग डाल लो, सेल के टर्मिनल विभवांतर, सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। सेल के टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। तो ये दो सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है, इसमें एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया आर, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई। ये पूरा सेल हो गया, ये पूरा सेल हो गया। इसमें धारा किधर बहती है, रेड प्लेट से, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। तो ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना, और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, बी है। इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, बी है। तो इसको लिखोगे कैसे, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर तथा बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, बी है। तो समझ में आया, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, बी है, बी है। तब क्यू आवेश को, तब यहाँ से लिखोगे, तब क्यू आवेश को धारा परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, इसे W मान ले रहे हैं। W बराबर क्या होगा, ई क्यू, परंतु Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, आई टी। तो W बराबर क्या हुआ, ई आई टी। समीकरण डाल लो 1, क्या हुआ, ई आई टी, समीकरण 1। अब देखो कुछ कार्य तो यहाँ किया जाएगा और कुछ कार्य इस आंतरिक प्रतिरोध में किया जाएगा। अब देखो, अब बाह्य परपथ आर में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हुआ, इसको हम W डैश मान ले रहे हैं, क्या हुआ, V क्यू। विभवांतर कितना है इसके सिरों के बीच, V, और W डैश बराबर क्या होगा, और Q बराबर तो आई टी है ही, तो V आई टी कितना हो जाएगा, V आई टी। समीकरण डाल लो 2, समीकरण क्या हुआ, 2। समीकरण 2 हुआ। अब देखो, सेल के अंदर घोल में विभव पतन के कारण किया गया कार्य, कितना होगा, किया गया कार्य W डबल डैश डाल ले रहे हैं, कितना हुआ, V क्यू। परंतु ये V अलग है और ये भी अलग है, ये घोल के अंदर है, परंतु V बराबर क्या होगा, V बराबर आई स्मॉल आर। तो क्या हुआ, W डबल डैश बराबर क्या हुआ, आई स्मॉल आर इंटू क्यू का मान ये निकला आई टी। तो कितना हुआ, W डबल डैश बराबर क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी। समीकरण 2 डाल लो। परंतु ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो किया गया कुल कार्य कितना था? सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? W डैश प्लस W डबल डैश, ये हो जाएगा। तो W डैश का W का मान क्या है? EIT, और W डैश का मान कितना? VIT, और W डबल डैश का मान कितना? I स्क्वायर स्मॉल RT। तो यहाँ देखो, तो EIT, यहाँ से IT को मना रहा, बचा क्या? V प्लस IR। तो IT से IT कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या हुआ? V प्लस IR। तो यहाँ से अगर V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E माइनस IR। तो ये हुआ सर्किट टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। अब देख लो, या नोट करके कुछ लिख लो, तो ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नोट करके लिखो कुछ, नोट 1 2 3 पॉइंट नोट कर लो। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 में नोट करके लिख लो। नोट में नंबर 1, इसमें नंबर 1 लिखो। जब सेल निरावेशित बेसित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तो उसके लिए क्या हुआ? B बराबर क्या होगा? E माइनस IR। तब क्या होगा? E ग्रेटर देन होगा B। E ग्रेटर देन कितना होगा? B। तब सेल का विद्युत वाहक बल इसके विभवांतर से कैसा होगा? अधिक होगा। सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर से कैसा होगा? अधिक होगा। यही से पता चल रहा है B का मान कैसा है? कम है। B का मान कैसा है? कम है। अब दूसरे पॉइंट में लिख लो, जब सेल को आवेशित किया जा रहा है, अर्थात चार्ज किया जा रहा है, तो ये देख लो B बराबर क्या होगा? E प्लस IR। ये देख लो, सवालों के लिए जब अंक की न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो उसमें होगा सेल को आवेशित किया जा रहा है, अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर सेल को चार्ज किया जा रहा है, यानी आवेशित किया जा रहा है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होगा? तब E लेस देन B, तब B अधिक होगा। तब सेल के जब चार्ज किया जा रहा है तब क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल सेल के विभवांतर से कैसा होगा? कम होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख लो, जब सेल खुले परिपथ में है। तीसरा, जब सेल खुले परिपथ में है, जब सेल खुले परिपथ में है, अर्थात I बराबर 0, अर्थात न तो धारा दी जा रही, सेल में धारा कब प्रवाहित होती है? जैसे ये तार निकाल दिए, जब तक ये परिपथ पूरा नहीं होगा तो ये कैसा माना जाएगा? खुले परिपथ में माना जाएगा। तो कोई धारा नहीं बह रही, इसका मतलब क्या हुआ? खुला परिपथ है, इसका मतलब कोई धारा नहीं बह रही है। जब कोई धारा नहीं बह रही है तो I बराबर 0, तो यहाँ पर I बराबर हम 0 रख देंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा? तब B बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल सेल के विभवांतर के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना, तथा इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।